are going towards the final chapter of genetics, that is biotechnology and human diseases. इसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि हमने डीएनए क्लोनिंग को एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हमारे पास वो एंजाइम है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्लीव करता है और पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस से क्लीव करता है। पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस जो है क्या होता है? पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जिसको हम दोनों डायरेक्शन से लाइक 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड पे पढ़े तो दूसरे स्ट्रैंड में भी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेम ही हो, लाइक GAATTC GAATTC। Palindrome, when reading 5 to 3 direction, the sequence on the top strand is identical to that of bottom strand. हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो इस पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और हमारे पास जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर कट लगाता है। इस कट से हमारे पास दो तरह के एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, या तो स्टिकी या फिर ब्लंट। स्टिकी एंड्स वो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कुछ बेसिस जो हैं वो फ्री रह जाएं और हमारे पास वहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कैपेसिटी हो, और ब्लंट एंड वो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास सीधा स्ट्रेट कट हो और हमारे पास फ्री नाइट्रोजन बेसिस ना अवेलेबल हो फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हमारे पास टैग पॉलीमरेज करता है। टैग पॉलीमरेज हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि हमारे पास स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं या कोहेसिव एंड प्रोड्यूस करता है, जबकि हीमोफीलिया का कुछ है, ये हीमोफिलस इजिप्टस, ये हमारे पास ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर बॉन्डिंग नहीं हो सकती। इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है रिस्ट्रिक्शन साइट का। रिस्ट्रिक्शन साइट डीएनए सीक्वेंस है जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और उसको कट लगाता है। इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट जो है वो 4⁻6 बेस पेयर्स के ऊपर कंसिस्ट भी कर सकता है और फ्यूअर कट्स भी हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोसेस है डीएनए क्लोनिंग का। डीएनए क्लोनिंग के अंदर सबसे पहले हमें एक डीएनए ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है। डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को हम स्पेसिफिक साइट यानी कि रिस्ट्रिक्शन साइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगाएंगे, वहां से पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट हो जाएगा वो, और उससे हमारे पास क्या होगा कि स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे। वो स्टिकी एंड्स जो है वो हम दूसरे जो वेक्टर डीएनए होगा, एक वेक्टर डीएनए जो कि उसको कैरी करेगा और होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेगा, उसके ऊपर जाके उसको बाइंड करा देंगे। वो स्टिकी एंड जाके उस दूसरे डीएनए के साथ बाइंड कर जाएंगे और दूसरे डीएनए को भी हमने सेम पॉलीमरेज से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना है ताकि हमारे पास ये एंड्स जो है आपस में ज्वाइन कर सकें। ये एंड्स ज्वाइन करेंगे, हमारे पास बन जाएगा एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो सोर्सेज का डीएनए मौजूद होगा। फिर इसको हमने डीएनए लाइगेज से सील करा देना है ताकि हमारे पास और फिर इसको हमने कल्चर मीडियम के अंदर डाल देना। कल्चर मीडियम के अंदर जाके ये बहुत सारी अपनी कॉपीज बनाएगा और डीएनए क्लोनिंग हो जाएगी। वेक्टर क्या है? एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जो कि हमारे पास फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जिसने क्लोन किया, जिसका क्लोन करना है उसको कैरी करेगा। लाइक वेक्टर हमारे पास प्लाज्मिड भी हो सकता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब प्लाज्मिड अगर हमारे पास प्रोकैरियोटिक प्लाज्मिड को यूज कर रहे हैं ना, तो हमारे पास अगर यहाँ पे हमने डिफरेंट जीन जो हमने प्रोड्यूस कराए हैं उससे वो हमारे पास बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस भी मिल सकती है, लाइक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस। ये हमारे प्लाज्मिड है, ये हमारे पास डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों को हमने कट करना है थ्रू स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और फिर ये दोनों आपस में कट होकर इनको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन हो गया डीएनए हाइब्रिड बन जाएगा। डीएनए हाइब्रिड जो है उसको डीएनए लाइगेज से सील करके फिर हम इसको बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता जाएगा। साथ में हमारे पास जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मल्टीप्लाई होता जाएगा। फिर एंड पे हम डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकाल देंगे। इस तरह हम डीएनए क्लोनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या वेक्टर्स हो सकते हैं? बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरसेस भी हम एस वेक्टर्स यूज कर सकते हैं। इनको हम लैम्डा वायरसेस कहते हैं या बैक्टीरियोफेज के। डीएनए लाइब्रेरी हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स की एक कलेक्शन है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर हमारे पास दो तरह की लाइब्रेरीज हो सकती हैं, जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी, कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर ये होता है कि हम एक ऑर्गेनिज्म का जितना भी जीनोम होता है ना उसको काट के लाइब्रेरी बनाते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी इज क्रिएटेड बाय डाइजेस्टिंग टोटल डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, और उनकी हम लाइगेशन करा देते हैं अप्रोप्रिएट वेक्टर के साथ और हम उसको डाल देते हैं एक लाइब्रेरी के अंदर। वो लाइब्रेरी बन जाती है एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम की, और इससे हम जो है वो डिफरेंट सीक्वेंसेस स्टडी कर सकते हैं। कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी कैसे होती है कि हमारे पास कोई सीक्वेंस हमें पता है कि लाइक ये जीन जो है ये हमारे पास सपोज इंसुलिन का हम बना रहे हैं, तो इंसुलिन का सीक्वेंस हमें पता है, इंसुलिन किस किस अमाइनो एसिड से बन रही है, तो इंसुलिन के अंदर हमारे पास कौन कौन से वो होंगे, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कौन कौन से कोडोन्स होंगे, उसके एंटी कोडोन जो है हम खुद स्पेसिफाई सिंथेसाइज करके उससे हम डीएनए बना लेंगे। डीएनए बना के तो हम उस कंप्लीमेंट्री डीएनए को रख लेंगे अपने पास ऐसा प्रोब यूज करने के लिए। मैसेंजर आरएनए को टेम्पलेट यूज करेंगे, वहां से हम उधर से बना लेंगे कंप्लीमेंट्री डीएनए। कंप्लीमेंट्री डीएनए को फिर हम एक लाइब्रेरी की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे, और कंप्लीमेंट्री डीएनए के अंदर हमारे पास कोई इंट्रॉन्स नहीं होते क्योंकि वो हमारे पास आरएनए से बनता है, मैच्योर मैसेंजर आरएनए से बनता है। अगर ये प्री एमआरएनए से तो बन ही नहीं सकता। इसके बाद हम करते हैं सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। इसके अंदर हम जो है सेंगर्स मेथड यूज करते हैं। सेंगर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डीएनए जो लेते हैं उसको हम क्लीव करते हैं डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर। उसके अंदर हम प्राइमर डालते हैं, डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं, और साथ में हम डालते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो कि न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के, वो डाल देते हैं। फिर उसको हम 4 ट्यूब्स के अंदर सेपरेट कर लेते हैं। 4 ट्यूब्स के अंदर सेपरेट करके फिर हर एक के अंदर हम अलग-अलग डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डाल देते हैं। डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर हमने कौन सा डाला? जीटीपी, इसके अंदर एटीपी, इसके अंदर सीटीपी और इसके अंदर टीटीपी। इस तरह ये ट्रांसलेशन जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होता है। डीएनए का स्ट्रैंड तब तक बनता है जब तक ये वाला जो है ना न्यूक्लियोटाइड, डाइऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ये अटैच नहीं हो जाता। ये जब अटैच होगा तो हमारे पास रेप्लिकेशन जो है वो खत्म हो जाएगी और डीएनए का स्ट्रैंड टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हम इसकी करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट लेंथ के ऊपर जाके गिर जाएंगे, और फिर हम ये जो रेडियो लेवल, ये जो लेवल्स है ना डाइऑक्सी वाले, ये हमने इनको आइसोटोप करके डाला हुआ है जिसके अंदर हमने लाइटनिंग मटेरियल डाला हुआ है, रेडियो आइसोटोप। तो हम जब इसको एक्सरे पे पढ़ेंगे ना तो हम इस सीक्वेंस को पढ़ सकते हैं कि ये क्या है, और इससे हमारे पास ये पता चलेगा कि डीएनए का सीक्वेंस क्या था।
इस तरह हम डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोब्स क्या है, जो भी हमारे पास लाइक एक डीएनए का फ्रेगमेंट है ना, उसको हमने उठाने के लिए भी कुछ यूज़ करना है ना, कोई चिमटा वगैरह। वो चिमटा हमारे पास क्या हो सकता है, या तो वो रेडियो आइसोटोप हो सकता है, या फिर वो नॉन रेडियोलेबल होता है, लाइक बायोटिन जो है वो एविडिन के लिए यूज़ होता है। इस तरह नॉन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल भी होते हैं और रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल भी होते हैं। जो भी प्रोब हम यूज़ करेंगे उसको हम जो है डीएनए फ्रेगमेंट के साथ हाइड्रेट करते हैं। पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचर करते हैं, उसको हम नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पर रखते हैं, वहाँ पे फिर हम इसको प्रोब लगाते हैं कोई भी रेडियो लेवल। फिर हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो रेडियो एक्टिविटी है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑन द एक्सरे वगैरह, कोई भी जो है जिस टेक्निक से हम रेडियो लेबलिंग कर सकते हैं ना, तो वो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और डीएनए का सीक्वेंस मालूम कर लेते हैं। इसके अलावा हम सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स भी बना सकते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब बनाने के लिए हमारे पास वही तरीका है कि हमारे पास हमें डीएनए का सीक्वेंस पहले ही पता हो, हम उसकी कंप्लीमेंट्री बेसिस जोड़ के ना एक प्रोब बना लें। अब वो प्रोब अगर अटैच करेगा तो हमारे पास वो डिजीज स्पेसिफाई हो सकती है। अगर हमारे पास वो प्रोब अटैच नहीं करेगा तो इसका मतलब वो डिजीज नहीं है। लाइक हीमोग्लोबिन के लिए हमारे पास यहाँ पे टी और ए है। अगर हमने जो प्रोब बनाया है उसके ऊपर अगर उस बंदे को हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है तो उसके अंदर उसके साथ ये प्रोब अटैच कर देगा और डिजीज आइडेंटिफाई हो जाएगी। अगर उस पर्सन नॉर्मल है तो हमारे पास ये अटैच नहीं होगा प्रोब, और हमारे पास जो है डिजीज नहीं होगी, उस बंदे को नॉर्मल होगा वो बंदा। इसके अलावा जो है हम बायोटिन को भी एज प्रोब यूज कर सकते हैं। बायोटिन जो है वो विटामिन B7 होता है और ये हमारे पास एविडिन को डाई लेता है और ये व्हाइट कलर का होता है, फ्लोरेसेंट लेवल हो गया। इसके अलावा एंटीबॉडीज को भी हम जो है, अगर हमारे पास अमाइनो एसिड की इन्फॉर्मेशन नहीं हमें अवेलेबल तो हम एज एंटीबॉडीज को भी कर सकते हैं फॉर प्रोब यूज। इसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका नाम है साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग जो है वो हमारे पास डीएनए के लिए होती है। अब हमारे पास अगर सिर्फ नाम चेंज होगा, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग तो वो होगी आरएनए के लिए, मैसेंजर आरएनए के लिए, और अगर हमारे पास वेस्टर्न ब्लॉटिंग होगी तो वो हमारे पास प्रोटीन के लिए होगी। उसके अंदर सिर्फ हमारे पास ये चीज़ चेंज होगी कि डीएनए हमारे पास यहाँ पे डीएनए है तो वहाँ पे प्रोटीन या मैसेंजर आरएनए होगा। डीएनए का एक फ्रेगमेंट लेंगे, उसको हम फ्रेगमेंट्स के अंदर क्लीव कर लेंगे, उसको क्लीव करने के बाद उसको हम सेपरेट करेंगे थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उसको हम डिफरेंट अपनी डेंसिटी की बेस पे सेपरेट हो जाएगा वो। फिर हम उसके बैंड्स को कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड बैंड्स के साथ, और फिर डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम डीनेचर करेंगे और उसको ब्लॉट करेंगे मेम्ब्रेन के ऊपर। नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर हम उसको ब्लॉट करेंगे। ब्लॉटिंग के बाद हम क्या करेंगे कि चेक कर लेंगे, बस उसके सीक्वेंस को रीड कर लेंगे। इसको हम कहते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग के हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, लार्ज इंसर्शन या डिलीशन एरर जो आ रहे हैं उनको स्टडी करने के लिए, या फिर हमारे पास वो पॉइंट म्यूटेशन जो कि रिस्ट्रिक्शन साइट पे आ रही है ना सिर्फ उनको स्टडी करने के लिए। रिस्ट्रिक्शन साइट्स का हम लोगों को पता होता है सीक्वेंस क्या है, तो अगर उधर कोई पॉइंट म्यूटेशन आ रही है तो उसको स्टडी करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको स्टडी करने के लिए लार्ज जो इंसर्शन और डिलीशन हो रही है उनको। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज अ चेंज इन जीनोटाइप। जीनोटाइप में चेंज है जो कि फिनोटाइप में कोई चेंज ना आ रहा है, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। RFLP हमारे पास जेनेटिक वेरिएंट हम बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि डीएनए को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ते हैं, और ये कैसे तोड़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। इसके अंदर हमारे पास सिंगल बेस चेंज होता है। सिंगल बेस चेंज जो है वो 90% वेरिएशन होती है। 90% हम जो है सिंगल बेस चेंज स्टडी करते हैं। सिंगल बेस चेंज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वेरिएशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम SN स्निप्स भी कहते हैं। स्निप्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं कि पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज करते हैं और डीएनए को डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट के अंदर तोड़ देते हैं और इसके अंदर हम सिंगल बेस को चेंज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट क्या होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के जो कि पूरे जीनोम के अंदर फैले हुए होते हैं। मतलब एक ही सीक्वेंस है लाइक GGTACA, वो डिफरेंट जगह पे हमारे पास डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको हम टेंडम रिपीट्स कहते हैं। ये जो नंबर ऑफ रिपीट सीक्वेंसेस होते हैं ना, ये हमारे पास हर बंदे के अंदर चेंज होते हैं और ये यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं हर किसी के अंदर। इससे हम फॉरेंसिक और पैटर्निटी केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। अब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रेस करेंगे, जितने भी हमारे पास पॉलीमॉर्फिक सेगमेंट्स हैं ना, लाइक टेंडम रिपीट्स जितने भी हैं, उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये बच्चा इस पेरेंट से इस पेरेंट का है। ठीक, इसलिए हम पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रेस कर सकते हैं। क्रोमोसोम में इसके प्रीनेटल डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड से फीटस को व्यू करें या फिटोस्कोपी से कर सकते हैं। अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कोरियोनिक विलस सैंपलिंग से हम कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं क्रोमोसोम्स की। डीएनए कहाँ से आएगा इस सारे काम के लिए, डीएनए आएगा हमारे पास ब्लड सेल से, कोरियोनिक विलस से, एमनियोटिक फ्लूइड। अगर हम जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो यूज़ करें तो हम 2 से 3 वीक्स जो है वो उसके फीटस को यूज़ करेंगे। इसके बाद हम सिकल सेल जो है इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं थ्रू कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, और इन सब चीज़ों से हम जो है प्रीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं सिकल सेल का। सिकल सेल के अंदर हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन आती है। पॉइंट म्यूटेशन से ना हमारे पास जब RFLP जो बनते हैं ना, वो हमारे पास उनकी डिटेक्शन से हम लेट ट्राइमेस्टर के अंदर हम जो है इसको सिकल सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका अर्ली डायग्नोसिस क्या है कि हम हीमोग्लोबिन जो सेंसाइज हो रही है उसकी अमाउंट चेक करें और उसकी काइंड चेक करेंगे वो कौन सी सेंसाइज हो रही है, फीटल है, सिकल सेल है, कौन सी है। RFLP एनालिसिस कैसे करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे, कौन सा MST2, ये हमारे पास जो है इसका पैलियोएंट्रोमिक सीक्वेंस, इस पैलियोएंट्रोमिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है। CCTNAGG, N की जगह हमारे पास कोई भी अमीनो एसिड आ सकता है। अगर ये हमारे पास सिकल सेल होगा तो एडेनिन की जगह पे हमारे पास ना थायमीन आ जाएगा और हमारे पास क्लीवेज साइट इस इंसान की लॉस्ट हो जाएगी। जब इसकी क्लीवेज ही नहीं होगी, मतलब यहाँ पे साइट ही नहीं होगी, तो एंजाइम भी काम करेगा, ये एंजाइम भी काम करेगा, तो फ्रेगमेंट नहीं बनेंगे। फ्रेगमेंट नहीं बनेंगे तो RFLP जो है वो हमारे पास बताएगा कि इस बंदे को सिकल सेल हीमोग्लोबिन का केस है और हमारे पास इसके अंदर सिकल सेल हीमोग्लोबिन है। ठीक है, इसके अलावा फिनाइल कीटोन यूरिया की डायग्नोसिस होती है इनडायरेक्ट। वो कैसे होती है कि हमारे पास फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो 12 क्रोमोसोम के ऊपर इसके 13 एक्सॉन्स होते हैं
इसकी जीन पड़ी हुई होती है जो कि 13 एक्सोमर्स को ट्रांसलेट करती है। इसके ऊपर इसके अंदर हम रिस्ट्रिक्शन साइट वाला काम नहीं है, इसके अंदर तो रिस्ट्रिक्शन साइट वाला था ना कि रिस्ट्रिक्शन साइट के ऊपर बेस पॉइंट म्यूटेशन हो रही थी, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हम इसको डिटेक्ट कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट पे कोई म्यूटेशन नहीं होगी। इसके अंदर हमारे पास डायग्नोसिस के अंदर हमने ये चेक करना है कि फैमिली हिस्ट्री कितनी है, कितने बंदों को पहले ही फैमिली के अंदर ये फिनाइलकीटोन्यूरिया है। अगर जेनेटिक मार्कर होगा तो हम RFLP कराएंगे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हम डिफरेंट जो है ना उसके फ्रेगमेंट करेंगे ना, DNA के RFLPs करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म है, अगर डिजीज प्रोड्यूसिंग म्यूटेशन जहाँ पे आ रही होती है ना क्रोमोसोम 12 पे, उसके क्लोजली लिंक होगी तो हमारे पास ये प्रेजेंट होगा। और दूसरा फिनोमेना क्या है कि अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, अगर हमारे पास दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर डिसऑर्डर होगा तो ये डिजीज आएगी, अगर दोनों क्रोमोसोम के अंदर डिसऑर्डर नहीं होगा तो डिजीज नहीं आएगी। और दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म है वो क्लोजली लिंक करना चाहिए डिजीज प्रोड्यूसिंग म्यूटेशन। रहीम, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके अंदर हमने करना क्या है कि DNA क्लोनिक की एडवांस फॉर्म है, बस होगी हमारे पास मशीन के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले हम टेम्परेचर देकर DNA के स्टैंड्स को डीनेचर करेंगे। डीनेचर करने से ये अलग अलग हो जाएंगे। ये अलग अलग होंगे तो फिर हम इसके अंदर प्राइमर डालेंगे। प्राइमर जो है वो 20 न्यूक्लियोटाइड का DNA का स्ट्रैंड होगा जो कि इसके साथ एनील हो जाएगा, उसकी एनीलिंग कर देंगे थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन करके। इसका जो हम सेपरेशन DNA डीनेचरेशन करेंगे वो 95 डिग्री पे होगी। फिर हम अनील करेंगे प्राइमर को, वो हो जाएगा तकरीबन 50 डिग्री तक कूल करने से। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन होगी प्राइमर की एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास प्राइमर जो है वो एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगा और एट द एंड ऑफ साइकिल हमारे पास 2 न्यू DNA के स्ट्रैंड फॉर्म हो जाएंगे। इस तरह हम जो है ये साइकिल बार बार रिपीट करेंगे। ये साइकिल रिपीट करने से हमारे पास 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह हमारे पास ये मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA की हम लोग हासिल कर लेंगे जो DNA में चाहिए होगा। बस इसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA अगर हमें कहीं से हासिल हुआ है तो हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं और ये हमारे पास मोस्ट सेंसिटिव प्रोसेस है और स्पीडी भी है। DNA क्लोनिंग है वो स्लो प्रोसेस था, उसके अंदर हम बैक्टीरिया के अंदर डाल के कर रहे थे DNA क्लोनिंग, बैक्टीरिया फेज के अंदर। ये हम मशीन के अंदर स्पीडली कॉपीज बना रहे हैं DNA की मल्टीपल। एप्लीकेशन क्या है, इस तरह हम नॉर्मल जीन को म्यूटेटेड जीन से कंपेयर कर सकते हैं, फोरेंसिक एनालिसिस के अंदर यूज कर सकते हैं और लो अबंडेंस न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस को स्टडी कर सकते हैं और प्रीनेटल रिएक्शन कर सकते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस और यहाँ उसके करियर्स की। लाइक किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस है नहीं लेकिन उसका कैरियर है। इसके बाद जीन एक्सप्रेशन थ्रू मैसेंजर RNA हम कैसे करेंगे जीन एक्सप्रेशन का एनालिसिस। मैसेंजर RNA के लिए हमने कहा था कि नॉर्दर्न ब्लॉट होंगे, सेम वही प्रोसीजर है, बस हमारे पास चीज क्या आएगी कि साउदर्न ब्लॉट के अंदर हम DNA यूज कर रहे थे, इधर हम मैसेंजर RNA यूज करेंगे, उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, उसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करेंगे, रेडियो लेवल प्रोब से उसको लेबल करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे और सीक्वेंस बना लेंगे। इसके अलावा हमारे पास होते हैं माइक्रो एरेज। माइक्रो एरे के अंदर हमारे पास ना बहुत सारे वेल्स होते हैं, तकरीबन 92 वेल्स होते हैं। इसके अंदर हम जो है ये कैंसरस या नॉर्मल सेल ये दोनों हम डालेंगे। जो हमारे पास रेडियो लेवल आइसोटोप है ना वो डिफरेंट कलर देंगे। कैंसर सेल जो है वो हमारे पास नॉर्मल सेल ग्रीन स्पॉट, येलो स्पॉट जो है वो जिसके अंदर दोनों मैसेजेस हो, नॉर्मल वाले भी और कैंसर वाले भी, वो नॉर्मल सेल स्पॉट आएगा। और रेड वाला जो है स्पॉट वो हमारे पास कैंसर सेल को शो करेगा और इस तरह हम देख सकते हैं कितने कैंसर सेल प्रेजेंट हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोटीन एनालिसिस हमारे पास कैसे होती है, बाय एलाइजा हमारे पास एंजाइम लिंक इम्यूनोऑर्गेन्स ऐसे है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एंटीबॉडीज और एंटीजन का रिएक्शन यूज होता है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक यहाँ बस इसकी एक टाइप है, ये हमारे पास है लाइक कोई हार्मोन हमने ऐसे जिसका करना है वो हम डालेंगे, एंटीजन इसके अंदर डालेंगे, एंटीबॉडी जिसके साथ हमारे पास एंजाइम लिंक होगा वो हम यूज करेंगे इसको प्रोब करने के लिए और इसकी रेडियो एक्टिविटी चेक करेंगे। तो हमारे पास ये एक एलाइजा की एक टेक्निक होगी। दूसरी टेक्निक होती है कि हमारे पास जो वेल है ना उसके अंदर पहले ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो और हम उसके ऊपर कोई एंटीजन डालें और फिर हम एक और एंटीबॉडी डालें जो कि एंजाइम लिंक हो और इससे हम जो है वो पता चल जाए, इम्यून एक्टिविटी से हमें पता चल जाएगा। ये हमारे पास सैंडविच टेक्निक होती है और इसके अलावा और भी 2 टेक्निक्स होती हैं, ट्रिनिटेशन इसको करना है। इसके अलावा वेस्टर्न ब्लॉट ये है कि हम प्रोटीन, अब जहाँ पे हमने DNA या मैसेंजर RNA यूज़ किया तो हम प्रोटीन को यूज़ करें। प्रोटीन को यूज़ करने से क्या होगा कि हम प्रोटीन लेंगे, उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, उसको ब्लॉट करेंगे मेम्ब्रेन पे, वहाँ पे लेबल प्रोब डालेंगे और यहाँ से हम एंटीजन से उसकी लोकेशन कर लेंगे। इसके बाद एक टर्म है प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स होती है स्टडी ऑफ द प्रोटियम और ऑल द प्रोटीन एक्सप्रेस बाय जीनोम। एक जीनोम जो है जितने भी प्रोटीन को एक्सप्रेस कर सकते हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं प्रोटियोमिक्स। इसके बाद हमारे पास आती है एक टेक्निक जिसको कहते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर हम ये कहते हैं सबसे पहले हम जो डिफेक्टिव जीन है उसको हम पेशेंट के अंदर से रिमूव करते हैं, फिर उसको हम नॉर्मल जीन उस जीन को हम नॉर्मल जीन से रिप्लेस करते हैं, फिर उस जीन को हम जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ना हम स्किड के लिए ट्रीटमेंट देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का कुछ ब्लड लेंगे, वहाँ से हम लिम्फोसाइट सेपरेट कर लेंगे। लिम्फोसाइट का मतलब जो B और T लिम्फोसाइट है वो सेपरेट कर लिए। उनको सेपरेट करने के बाद उसको हम रेट्रोवायरस से इन्फेक्ट कराएंगे। रेट्रोवायरस के अंदर हमने नॉर्मल जीन डाला हुआ है एडिनोसिन डीएमाइनेज का। ये जीन जो है ये हमारे पास सेल के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा क्रोमोसोम के अंदर और फिर ये हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से नॉर्मल प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा जो एडिनोसिन डीएमाइनेज की होगी। फिर हम इसको वापस से पेशेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे जिसके अंदर हमारे पास ADA की डेफिशिएंसी होगी, एडिनोसिन डीएमाइनेज की। इस तरह से वो उसके अंदर ADA बनना स्टार्ट हो जाएगा और वो उसका जो स्किड की प्रॉब्लम होगी वो ट्रीट हो जाएगी। ये टेक्निक हमारे पास जीन थेरेपी है जिसके अंदर हम डिफेक्टिव जीन को रिमूव करके हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल हम लोग इसी तरह हाइब्रिड DNA बना के तो वो एनिमल्स बना लेते हैं जो कि हमारे पास ज़्यादा हमें फायदा दे सकें। लाइक कोई काउस जो ज़्यादा जिनका मीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जिनका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कोई हैंस जिनकी एग प्रोडक्शन ज़्यादा हो। इससे इसमें हमारे पास 2 फिनोमेना होते हैं, नॉक इन और नॉकआउट। वो जीन जिनकी इंसर्शन से हमारे पास प्रोटीन एक्सप्रेशन ज़्यादा उनको हम नॉक इन जीन कहते हैं। वो जीन जिनकी इंसर्शन से हमारे पास प्रोटीन एक्सप्रेशन कम हो जाए इसको हम नॉकआउट जीन्स कहते हैं। और नॉकआउट जीन हम अगर किसी के अंदर इंसर्ट करेंगे तो एक्सप्रेशन जीन का नहीं होगा और नॉक इन अगर किसी के अंदर इंसर्ट करेंगे तो उसमें जीन जो है उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास जेनेटिक्स का दी एंड